नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं एआईएमआईएम का ओएम फॉर्मूला। जहां असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने साल 2022 के यूपी चुनाव में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की पत्नी को चुनाव लड़ाने के प्लान से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। एआईएमआईएम 2022 के चुनाव में अकलियतों के वोट को सहेजने के लिए ओएम के फॉर्मूले पर काम करती हुई नजर आ रही है। क्या है एआईएम के ओएम फॉर्मूला, और इसी पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने पिछले दिनों अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया और इसके बाद प्रयागराज में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को प्रयागराज गए और उनकी रैली के लिए जारी पोस्टर में बाहुबली नेता अतीक अहमद भी उसमें नजर आए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि एआईएमआईएम अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की पश्चिमी सीट से कैंडिडेट बना सकती है। वहीं मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी का बीएसपी से टिकट मिलने के बाद एआईएमआईएम ने मुख्तार अंसारी को अपने टिकट पर लड़ने का ऑफर दिया है। एआईएमआईएम के अनुसार मुख्तार यूपी की किसी भी सीट से उनके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। एआईएमआईएम की चुनावी स्ट्रेटजी अन्य दलों से अलग नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर ज्यादातर सियासी दल विवादित चेहरों से दूर रहकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम पॉपुलर मुस्लिम चेहरों के नाम पर अतीक और मुख्तार पर दाव लगाने से गुरेज नहीं कर रही है। ओएम का सरलीकरण किया जाए तो इसे ओवैसी, अतीक और मुख्तार के तौर पर समझा जा सकता है। ओवैसी खुद अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और स्टार प्रचारक हैं। वहीं मुख्तार और अतीक क्षेत्र विशेष के मुसलमानों में एक खास दखल रखते हैं। एआईएमआईएम के इस ओएम के फॉर्मूले का यूपी में कितना असर होगा? अगर ओवैसी, अतीक और मुख्तार के पाले में मुसलमान वोट गए तो मुस्लिम वोटों के सहारे सियासत करने वाले दूसरे दलों का क्या होगा? इसी पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि परवीन ने क्या कहा। सबसे पहले मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ ही गद्दारी की। यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। अतीक अहमद जिंदाबाद। हमसे सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वह मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। सबसे पहले मैं ही तो मुस्लिम बाहुबलियों पर एआईएमआईएम की नजर जो है वो बनी हुई है। ओवैसी, अतीक, मुख्तार साथ में आएंगे और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कवायद जो है वो शुरू कर देंगे। ओवैसी के दांव से बसपा सपा में बेचैनी भी देखी जा रही है। तो क्या है ओवैसी का ओम फॉर्मूला?
विरोधियों का खेल बिगाड़ने के लिए कैसे एमआईएम उतरेगी। अतीक अहमद की पत्नी मुख्तार अंसारी के चुनाव को लड़ाने का यहाँ पर प्रस्ताव है, वो कैसा होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ने शुरू हो गए, जिसमें हमारे साथ बीजेपी से केसी जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी से राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीजेपी से जो हमारे साथ केसी जैन है, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि ये जो एआईएमआईएम की जो पार्टी है उसके लिए लगातार ये कहा जाता है कि वो बीजेपी की एक बी टीम की पार्टी है, इसे आप कितना सही मानते हैं? अंशुल जी, पहली बात तो ये है कि जो लोग ओवैसी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं, वो लोग समय समय पे अपने स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उनकी पार्टी में के साथ गठबंधन की बातें आती सामने, एआईएमआईएम के मुखिया के साथ में, ओवैसी के साथ में, तब वो कहते हैं कि नहीं, जितने भी छोटे दल हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार है। उस समय पे ओवैसी की पार्टी बी टीम नहीं रह जाती है। लेकिन जब उसी ओवैसी की पार्टी का गठबंधन राजभर की पार्टी के साथ में या संजय निषाद की पार्टी के साथ में होने की बात आती है कि यानी छोटे दल एक अपना अलग गठबंधन जब बना रहे होते हैं, तब ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन जाती है। इसी तरीके से जब संजय निषाद जी और राजभर जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जो ही कॉन्टेक्ट करती है, तो उसके बाद में फिर वो ओवैसी जो है बी पार्टी नहीं रह जाते हैं, और जो ये गठबंधन होता है इनका तीसरा मोर्चा बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, फिर ये भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी बन जाती है। तो कुल मिलाकर के दरअसल ये जो है स्पेशलाइज करके मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जो पार्टियां राजनीति करती हैं, वो कहती हैं कि एआईएमआईएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है। क्यों कहती है? क्योंकि ओवैसी के अभी तक के जो लगातार बयान आए वो स्पष्ट करते हैं, और उन्होंने खुद करके कहा कि कोई भी मुस्लिम भाई हमारे साथ में आए, हम उसको टिकट देंगे, अपराधी है कुछ भी है, अगर सारे दल उसको कोई भी टिकट नहीं दे रहा हम टिकट देंगे, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो या कोई अन्य हो। तो जब एक पार्टी अपने आप को एक कट्टरपंथी सोच के साथ में एक मुस्लिम पार्टी के रूप में अपने आप को लगातार स्थापित कर रही है, तो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम वोट है वो कटेगा। और मुस्लिम वोटों पे फंदा डालने का काम कौन कर रहा है? या तो कांग्रेस कर रही है, और या फिर जो है समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी का तो जो है वाईएम गठजोड़ हमेशा से माना जाता है। तो ऐसे में जब वो वाईएम गठजोड़ उनका काम नहीं कर पा रहा है, उनको लगता है कि मुस्लिम वोटों को कहीं ना कहीं वो ऐसी काटेंगे, क्योंकि स्पेशलाइज करके वो मुस्लिमों को टिकट दे रहे हैं, वो चाहे अपराधी हो कुछ भी हो। तो इसलिए उनकी मजबूरी है ये कहना कि बी टीम है, जिससे कि मुस्लिम वोटर जो खास करके है वो एक पार्टी विशेष का बन करके रहे। तो देखिए, अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, और विकास के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे और न्याय व्यवस्था के आधार पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। बाकी अन्य पार्टियां जो है वो जात के आधार पर वोट मांग रही है। तो जाहिर सी बात है ओवैसी को बी पार्टी बनाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि मुस्लिम वोट कहीं दो तरफ बिखर न जाए, तीन तरफ बिखर न जाए, उनकी पार्टी विशेष का बन करके रहे। जो लोग लंबे समय तक रोजा इफ्तार पार्टियां करते रहे मुख्यमंत्री आवास में, उनको डर है कि कहीं मेरा मुस्लिम वोट बिगड़ ना जाए। लेकिन अभी आप देखिए, बहन मायावती जी ने बड़ा काम किया। भाई भले भारतीय जनता पार्टी की पहल के बाद वो आगे बढ़ के आई, लेकिन इसी तरीके से धीरे धीरे हर एक पार्टी को सामने आना चाहिए, और राजनीति में खास करके जो अपराधी हैं उनको किनारे लगाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ राजीव उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। राजीव जी, एआईएमआईएम जब आई है तो वो अपना ओएम फॉर्मूला लेके आई है। अगर बीएसपी की बात करें तो वो भी डीबीएम का एक फॉर्मूला है, वो भी लेकर आई थी। तो अब एआईएमआईएम का डीबीएम फॉर्मूला यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका भी डीबीएम फॉर्मूला है, अगर ये सही साबित हो गया तो फिर क्या होगा? सुनिए, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है 2022 का, करो मरो वाले चुनाव की स्थिति बनी हुई है हर पार्टी के लिए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हमारी पार्टी हो। और रही बात एआईएम की, तो एआईएम 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, तो कहीं 500 वोट पाई थी, कहीं 1000, कहीं 200। तो आईएम की स्थिति ये रहेगी। और जो आपने एक नया शब्द जोड़ा है वो एम करके, ओवैसी जी, अतीक अहमद और अंसारी जी को, ये सारे लोग इस समय जेल में हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की जो
बंगाल के अंदर ओवैसी जी की हालत हुई, वहां वो गए थे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। मुस्लिम समाज बहुत बेसब्री से इनका इंतजार कर रहा था कि इनकी बोरिया बिस्तर यहीं से मुस्लिम समाज इनको बांध करके भेज देगा। दोबारा से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की AIM जो है सोच भी नहीं सकती है। वो स्थिति इस समय उनकी ओवैसी जी की होने जा रही है। रही बात हमारे मित्र अभी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे जैन साहब को ये फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, ये मुस्लिम समाज जानता है अच्छी तरह से। जैन साहब को वो पश्चिम बंगाल में फायदा पहुंचाने गए थे, ये भी मुस्लिम समाज जाना और इनको किनारे का रास्ता दिखा दिया। जैन समाज को बिहार में वो गए थे फायदा पहुंचाने और कुछ ना कुछ फायदा कुछ हद तक पहुंचा दिए, जिससे कि बिहार में जैन जो हमारे मित्र हैं केसी जैन साहब, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी सत्ता में आ गई। उसका भी कारण ओवैसी फैक्टर थे, तो इसलिए मुसलमान सजग है। देखिए ओवैसी साहब के पास कोई भी वोट नहीं है। आप तो दलित की और बैकवर्ड की राजनीति करते हैं। मुसलमानों को बांटने का कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश में वो आ रहे हैं और जैन साहब चाह रहे हैं कि वो आवे और जैन साहब को वो फायदा पहुंचावे। ओवैसी साहब मुस्लिम समाज को एकदम फायदा नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। मुस्लिम समाज को अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करने जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और मुस्लिम समाज का एक एक व्यक्ति यह जानता है कि ओवैसी साहब की टीम भारतीय जनता पार्टी के हैं और जहां जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा जाता है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होने देगा मुस्लिम समाज। इतना तो जैन साहब को मानना पड़ेगा। अभी जैन साहब हंस रहे हैं, बाद में जैन साहब जब उत्तर प्रदेश का 2022 में आएगा तो अंशुल जी इतना मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आज वो चुनाव नहीं, लेकिन आज तो कोई भी आवे और वोट लेकर करा जाए। आज महंगाई का चुनाव है, भ्रष्टाचार का चुनाव है, लूट मार का चुनाव है। चलिए ठीक है राजीव ठीक है राजीव जी। सबसे बड़ा राजीव जी जो उत्तर प्रदेश के अंदर उज्ज्वला के नाम पे सिलेंडर 1,000 में बेच, ठीक है अभी सिलेंडर और इस पर नहीं बात करने बैठे राजीव जी। हमने करेक्शन बातें है भाई राजीव जी। ठीक है निःशुल्क उज्ज्वला के करेक्शन दिए है, निःशुल्क गैस दी है। ठीक है केसी जैन जी ठीक है 50 लाख निःशुल्क आवास दिए हैं। गरीब जनता तो फ्री में अपेक्षा करी थी, लेकिन आपने तो फ्री की जगह 1,000 रुपए का सिलेंडर। चलिए ठीक है बीजेपी पर राजीव जैन दूर हो गया। राजीव उपाध्याय जी राजीव जी और भी लोग हैं यहाँ पर, उन पर बात कर लेते हैं। विषय से आप भटक रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजत मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। रजत जी अगर आपसे जानना चाहे AIMIM अगर यूपी में आ रही है और उसके बाद एक फॉर्मूला वो लेके आ रही है, अगर माफियाओं के सहारे क्या उनके नया पार हो पाएगी? क्योंकि अतीक और मुख्तार की अगर बात करें तो ये माफिया है और उसके बाद क्या माफिया के सहारे जो AIMIM है वो उसके सहारे नैया पार लगेगी? रजत जी चलिए रजत जी लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम एक बार फिर से BSP की तरफ रुख करेंगे। राजीव जी आप इतनी देर से यहाँ पर बात कर रहे थे, चलिए बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया वो बीजेपी यहाँ पर बैठी हुई है, हम उनसे जान लेंगे। लेकिन आपसे भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बहन जी को अब याद आ रहा है कि मुख्तार अंसारी माफिया है। पहले भी तो बहन जी ने माफिया को टिकट दिया हुआ था, बाद में फिर उन्हें बाहर कर दिया गया, तो पहले उन्हें याद नहीं आया था? हर पार्टियां जिताऊ और टिकाऊ के बल पे चलती है। वो चाहे बहन जी हो, मैं अपनी पार्टी को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ, और चाहे जैन साहब की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, केवल एक सूत्री कार्यक्रम। जैन साहब रुकिएगा, हमको या तो आप बोलिए मैं चुप हो जाता हूँ। जैन साहब आप बोल लीजिए, मैं रुक जाता हूँ। आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोल लीजिए। कभी भी मुख्तार अंसारी भाजपा में नहीं रहे। नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो जैन साहब ने इसी मुख्तार अंसारी का वोट भी लेने का काम किया या उनको ऑप्शन करके उसको फायदा उठाने का काम किया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी। और भारतीय जनता पार्टी के पास अंशुल जी, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्तार अंसारी थोड़ी ना है।
हजारों की संख्या में मुख्ताराधारी है। वो नाम राजीव उपाध्याय है, वो नाम धनंजय सिंह है, वो नाम विजय सिंह है। उनसे सवाल लेंगे, उनसे सवाल लेंगे राजीव जी। धनंजय सिंह के नाम पे, ब्रजेश सिंह के नाम पर उनसे सवाल लेंगे। मैंने अभी आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। उनसे सवाल लेंगे हम इस बारे में। मैंने एक चीज कहा कि बहन जी चाहती है कि स्वच्छ लोग आवे, और ये हर पार्टी को, जैन साहब अभी कह रहे थे, हर पार्टी को ये अपेक्षा करना चाहिए या करना चाहिए आने वाले समय में। यहाँ तक कि कोर्ट बार बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या प्रबुद्ध वर्ग हमेशा कहता रहा कि अच्छे लोगों को टिकट दे दिए। लेकिन अंशुल जी, एक समाज की भी कमी है। देखिएगा दूसरा पहलू अगर जानिए तो समाज की क्या कमी है कि अगर हमने कोई कमजोर प्रत्याशी दिया और जैन साहब ने वहीं ब्रजेश सिंह, चुलबुल सिंह को उतार दिया, तो ये उत्तर प्रदेश और भारत की जनता क्या करती है कि चुलबुल सिंह को वोट कर जाती है, हमारे वाले प्रत्याशी को नहीं करती है। लिहाजा हर दल किसी तरह से चुनाव जीतने और उसको सत्ता में आने की इतनी चाहत बढ़ गई है, चाहे मेरा दल हो चाहे इनका दल हो, मैं वो नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज से ही सही, अभी से ही सही, सुप्रीम कोर्ट के डर से ही सही, हाई कोर्ट के डर से ही सही, समाज के डर से ही सही, लेकिन अगर कोई अच्छा प्रयास बहन जी ने किया है तो हम तो अपेक्षा करेंगे कि जैन साहब भी अपने दल से। ठीक है अब इनसे, ठीक है, बीजेपी से सवाल ले लेते हैं। ठीक है राजीव जी, नाम ना हमसे कह लो हमें। अभी बबलू सिंह को भी आपने जोड़ा था, वो भी दूसरे भाई लोगों के, वो भी इन्हीं लोगों के भाई है। फैजाबाद वाले भाई को आपने जोड़ा था, वो इन्हीं के भाई है। जैन साहब फैजाबाद वाले जो भाई को जोड़े थे बबलू सिंह, वो तो आप ही के दल के सांसद का घर जलाने के दोषी। चलिए ठीक है राजीव जी, ठीक है। देखिए अपराधी होता हो, चाहे जिस समाज से हो, जिस जान से हो, उसका कोई माने नहीं रखता। सपा में और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है, और आप दोनों पार्टियों को सेम नहीं कर सकते। बिल्कुल अंतर है जैन साहब, बिल्कुल अंतर है। आप आते हैं तो व्यापारियों के लिए बनाते हैं कानून, हम आते हैं तो गरीबों के लिए कानून बनाते हैं। चलिए ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, आपको समय दिया गया। राजीव जी, ठीक है राजीव जी, आय दुगुना करते हैं। ठीक है राजीव जी, अंशुल जी, आपको अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट भारत सरकार के रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है कि पिछले कई वर्षों से। ठीक है राजीव जी, आपको समय दिया गया। मैं सवाल ले लूं बीजेपी से। भारत सरकार की घटी है। ठीक है राजीव जी, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप अच्छा सरकार चला रहे हैं तो पब्लिक की जानना पड़ेगा अंशुल जी। हाँ तो ठीक है ना, मैं सवाल ले लूं राजीव जी, तब यही स्थिति हो रही है। मैं बोल लूं या पैनल से आपकी आवाज बंद करा दूं राजीव जी? मैं बोल लूं या मैं आपकी आवाज बंद करा दूं? सवाल ले लूं? आप वहीं पर सवाल कर रहे हैं, वहीं पर जवाब चाहिए आपको। जी केसी जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे यहाँ पर जो इतनी बातें हो रही हैं, अगर आपकी भी बात करें, आपने जितनी भी माफियाओं पर कार्रवाई की है, अभी आप गिना रहे थे माफियाओं पर आपने कई तरह की कार्रवाई की है, लेकिन ये भी आपके ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि एक वर्ग विशेष पर आपने कार्रवाई यहाँ पर की है, वो भी आपके ऊपर लग रहा है। मुख्तार, अतीक, विजय मिश्रा के हिसाब से भी अगर बात करें, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, तमाम वो नाम है, तो क्या ये माफिया की श्रेणी में नहीं आते? नहीं, देखिए अंशुल जी, पहली बात तो यह है कि एक सवाल मीडिया के माध्यम से और विपक्ष के माध्यम से उभर के सामने आया कि आपने चुन करके जो खास करके मुस्लिम वर्ग है उनके इनकाउंटर कराए, लेकिन एक लिस्ट बाकायदा जारी हुई पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, और तमाम सारे प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों पे उस पर चर्चा भी हुई कि किस वर्ग के कौन कौन से लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनको जेल भेजा गया, जिन पे कार्रवाइयां की गई, जिनकी संपत्तियां जब्त की गई। और उस लिस्ट में ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो बाकी रहा हो। जो भी भूमाफिया था, जो भी सरकारी संपत्तियों को जिसने भी दोहन किया, जिसने भी सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास किया, उन पे इसको इंक्रोचमेंट किया, तो उस इंक्रोचमेंट को हटाया गया, उस पर बुलडोजर चला। वो चाहे विकास दुबे रहे हो अपराधियों की श्रेणी में या अन्य अपराधी रहे हो, तो उसमें इनकाउंटर भी हुए, और साथ ही साथ इनकाउंटर के साथ साथ अपराधियों पे कार्रवाइयां हुई, उन पे मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजा गया। लेकिन सरकार की मंशा हमेशा ये रही कि लोगों को न्याय मिल सके, और इसलिए न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए कार्रवाइयां की गई। हाँ, ये जरूर है, जो दुर्दांत अपराधी हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया, उसमें हमारे तमाम सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए और तमाम सारे पुलिसकर्मी शहीद भी हुए कार्रवाइयों में,
तो ऐसी स्थिति में पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा और इनकाउंटर में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया। 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मार गिराए गए और 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया इसी इनकाउंटर में। तो ये बड़ी कार्रवाई है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास जताया है। और रही बात ओवैसी की और बेइज्जती की, दोनों में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कभी ये टिकट देते थे मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को, आज वही ओवैसी कर रही है और इसीलिए तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। रीता बहुगुणा का जिन्होंने घर फूका था उन्हें भी आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। नहीं, शामिल नहीं हो हमारी पार्टी में, उनको शामिल नहीं किया गया। जब चीजें सामने आई वो जिला स्तर पे शामिल हो रहे थे, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। और रही बात ये कि देखिए ये कानूनी अब इस तरीके से अगर चर्चा होगी तो तमाम सारी पार्टी के लोग हमारी पार्टी में आए। अगर किसी पार्टी सुन लीजिए, राजू जी आप बहुत बोलते हैं, जब मैं बोलने लगता हूँ आप धारा प्रवाह बोलते हैं, मेरी आवाज दब जाती है आपके आगे। भाई आप विद्वान प्रवक्ता है, आपके आगे मेरी आवाज दब जाती है। मेरी बात भी आगे दीजिए साहब। ठीक है केसी जैन जी, आपसे भी अनुरोध है, अभी हमारे पास भी समय थोड़ा सा कम है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फिर जुड़ गए हैं, रजत मिश्रा जी हमारे साथ में है। रजत मिश्रा जी, ये जितने भी फॉर्मूले पर हम बात कर रहे हैं, चाहे बीएसपी का फॉर्मूला हो, बीजेपी का हो, एआईएमआईएम का हो, वो एक फॉर्मूले पर यहाँ पर बात करी है, लेकिन जिस तरीके से एआईएमआईएम की बात यहाँ पर की जा रही है, वो एक माफियाओं के सहारे जो है वो नैया पार करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या एआईएम माफियाओं के सहारे नैया पार कर लेगी अपना यूपी में? वोटिंग पैटर्न का ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग और खासतौर पर राजनीति की बात करें तो चलिए, तो हमारे साथ बिल्कुल एक सवाल आपसे और लेंगे राजीव जी, बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा समय है। कि अगर मान लीजिए कि जिस तरीके से आप मुस्लिम वोटर्स की यहाँ पर बात करें, तो मुस्लिम आपको वोट क्यों दे? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, बिल्कुल 90 तोले शब्दों में। अंशुल जी, मुस्लिम का नहीं, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के साथ, और गरीब, कमजोर, मजबूर और जो किसान है, जो नौजवान है, वो सब लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं। कोई मैं मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि मुस्लिम समाज क्यों देगा। मुस्लिम समाज के साथ साथ सारे वर्ग, सारे जाति, सारे धर्म का वोट डीबीएम का एक फॉर्मूला है ना आपका, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, उस मुस्लिम के तर्ज पर मैंने ये सवाल पूछा। चलिए ठीक है, टिकट भी नहीं दिया और मुस्लिम वोटर को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, ऐसा थोड़ी ना कि मुस्लिम वोटर को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं सारे लोग। चलिए ठीक है, समय की हमारे पास में कमी है। आप सभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आपका केसी जैन जी, आपका भी, राजीव जी आपका भी, और रजत जी आपका भी बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। एआईएमआईएम का ओएम फॉर्मूला कितना फिट साबित होगा ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साल 2022 के यूपी चुनाव में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की पत्नी को चुनाव लड़ाने के प्लान से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम 2022 के चुनाव में अकलियतों के वोट को सहेजने के लिए ओम का एक फॉर्मूले पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो ये क्या फॉर्मूला था, किस तरीके से काम किया जाएगा, इस पर हमने बात की, और अब ये फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कितना फॉर्मूला ये फिट बैठता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।